तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगली सुबह सैमुअल काफ़ी जल्दी उठ गया और जब वो उठा तो उसने देखा कि ऑरेलिया उससे भी पहले उठ चुकी थी और नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने नाश्ता तैयार कर दिया और कुछ ही देर बाद उनके दरवाजे की घंटी बजी। ये मैक्स था। दरवाज़ा खुलने के बाद मैक्स अंदर दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो तुम्हारी तबीयत कैसी है सैमुअल? पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। तो क्या तुम लोग तैयार हो मेरे साथ जाने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तो ठीक है, उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ। मैंने तैयार कर दिया है। तो ओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आखिर तुम भी तो हमारी कितनी मदद कर रहे हो। इसके बाद उन्होंने एक साथ बैठकर नाश्ता किया और उसके बाद वो घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर निकलने के बाद जब वो सड़कों पर पहुँचे तब उन्हें एक अजीब धुंध की चादर फैली हुई नज़र आई। जबकि मौसम इतना भी सर्द नहीं था, पर धुंध बहुत गहरी थी। उसके बाद इसे देखकर सैमुअल ने कहा, जानते हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने वहाँ देखा था। वहाँ भी उस शहर पर हर वक्त ऐसी ही धुंध की चादर फैली रहती थी। एक अजीब सा एहसास हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं सैमुअल, परेशान मत हो, ये बस मौसम की ख़राबी है। सड़कें भी कितनी खाली है ना। हाँ, सुबह का वक्त है, इसलिए सड़कें खाली हैं। हमें कोई बग्गी वाला ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। वो तीनों ही कुछ देर तक पैदल चलते रहे और कुछ आगे जाने पर उन्हें एक बग्गी नज़र आई जो सड़क के किनारे पर खड़ी हुई थी। वो तीनों उसी दिशा में मुड़ गए। मैक्स आगे बढ़ा और उसने कोचवान को जगाने की कोशिश की। वो सभी उसे देख पा रहे थे। वो अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी सो रहा है और इसलिए उसे जगाने के लिए मैक्स ने उसे एक दो बार आवाज़ दी और जब वो नहीं जगा तब मैक्स ने उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश की। पर जब उसने ऐसा किया तब उसने महसूस किया कि वो इंसान पहले ही मर चुका है। उसका शरीर बहुत ठंडा था। जैसे ही मैक्स ने उसे झकझोरा वो एक तरफ को लुढ़क गया और अपनी बग्गी से नीचे गिर गया। तब उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी गर्दन पर वही दो निशान थे जिसके बारे में आजकल पूरे गांव में अफवाहें फैली हुई थी। ये उसी ने किया है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। चलो यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद वो सभी आगे चलते हुए एक और बग्गी से टकराए और उसके बाद उस बग्गी में सवार होकर आगे बढ़ते चले गए। तकरीबन 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद वो एक पुरानी बिल्डिंग के आगे रुके। ये एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहाँ बहुत कम लोग आते थे। हालांकि ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी और यहाँ किताबों का अच्छा खासा ख़जाना था, पर यहाँ फिर भी कोई आना पसंद नहीं करता था। लोग अब गांव के पास की एक लाइब्रेरी में जाने लग गए थे, खासकर वो नौजवान जो पढ़ना सीख रहे थे और जिन्हें पढ़ने में रुचि थी। यहाँ सारी किताबें इतिहास से जुड़ी हुई थी। सैमुअल, मैक्स और ऑरेलिया वो तीनों उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद उनकी नज़र वहाँ के मैनेजर पर पड़ी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो लाइब्रेरी खोलने की शुरुआत ही करने वाला है। ये बहुत सुबह का वक्त था, इसलिए लाइब्रेरी अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं थी। वहाँ अभी भी साफ़ सफाई हो रही थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग मैम। आप लोग तो काफ़ी सुबह आ गए हैं। बताइए आपको किस तरह की किताबें चाहिए? ओह, हमें किताबें नहीं चाहिए, हमें किसी से मिलना था। ईथन देख रहे, वो यही काम करते थे। हाँ, अभी भी करता है, पर वो अभी तक आया नहीं है। वो कुछ ही देर में आता होगा, तब तक आप यहाँ बैठकर उसका इंतज़ार कर सकते हैं, पर ज़रा खामोशी का ख्याल रखिएगा, ठीक है?
हम ख्याल रखेंगे। उन तीनों ने बैठने की जगह ढूंढी। तब उनकी नज़र एक और इंसान पर पड़ी जो उन्हीं की तरह शायद यहाँ किसी किताब की तलाश में या किसी इंसान की तलाश में आया था। वो एक टेबल पर अकेला बैठा हुआ था। उसकी नज़रें एक पुरानी किताब पर जमी हुई थी। उसका पहनावा खुद बहुत ही पुराने समय का महसूस हो रहा था देखने पर। उन लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो एक टेबल ढूंढकर उस पर इकट्ठे बैठ गए। उन्होंने आपस में बातें करना शुरू किया। इस वैम्पायर के बारे में तुमने और क्या क्या जाना है सैमुअल? बस इतना ही जो मैंने तुम्हें कल रात बताया। वो शायद लोगों का खून पीता है और सिर्फ रातों को निकलता है, क्योंकि जब मैं वहाँ उसके उस घर में था तब मुझे वो दिन के वक्त कभी भी नज़र नहीं आया, सिर्फ रातों के वक्त। पर इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें अभी भी पता नहीं है कि उसकी कमज़ोरी क्या है और उसने ऐसा करने के लिए तुम्हें ही क्यों चुना और इस गांव को ही क्यों चुना। और कल जिस केस में तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया, वहाँ अगर वो कत्ल उसने ही किया तो फिर उसने उसका गला क्यों काटा? वो तो वैसे भी उसके शरीर में खून खत्म हो जाने की वजह से मर ही चुका होगा। काश कि मुझे ये सब कुछ पता होता मैक्स, पर मैं खुद नहीं जानता कि वो मेरे ही पीछे क्यों पड़ा। शायद मेरी बदकिस्मती थी। उसे बस कोई एक इंसान चाहिए था और बदकिस्मती से मैं खुद उसके करीब चला गया। अभी वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से किसी के बोलने की आवाज़ आई। वो हर एक काम बहुत सोचे समझे तरीके से करता है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम लोग इस बारे में सोच भी पा रहे हो, वरना आम लोग तो इससे सिर्फ एक अफवाह समझकर हवा में उड़ा देते हैं। माफ़ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं मिस्टर। ओह, असल में मैं भी आपको नहीं जानता, पर आप सबकी बातों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अभी आप किसी वैम्पायर के बारे में बात कर रहे थे। किसी इंसान के मुंह से ये बातें सुननी थोड़ी अजीब लगती हैं, पर क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं या इस पर विश्वास करते हैं? देखिए मिस्टर, हम जो भी बातें कर रहे थे उसका आपसे क्या लेना देना। आप आपका काम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर तुम लोग वैम्पायर के बारे में जानना चाहते हो या उसके बारे में बात कर रहे थे तो इतना जान लो, उसे जितना मैं जानता हूँ उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें उससे बचा सकता है। और इसलिए अगर अभी भी चाहते हो तो मेरी मदद करो और मुझे बताओ कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सारी ज़िंदगी अपना काम अकेले ही करता आया हूँ और आगे भी अकेले कर सकता हूँ। माफ़ कीजिएगा, पर आप हैं कौन? आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। क्योंकि यहाँ से नहीं हूँ मैं, बहुत दूर से आया हूँ, किसी को ढूंढते हुए आया हूँ, और जब तक वो मिल नहीं जाता तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। किसे ढूंढने आए हैं आप? फिलहाल जब आप मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं हैं तो मुझे भी आपको मेरी बातें बताने का कोई शौक़ नहीं है। अब रुक जाइए, इस बार ऑरेलिया ने कहा। ऑरेलिया, उसे जाने दो, हमें पता नहीं वो कौन है, और हमसे नहीं, उससे बात करके तो देखते हैं, है ना मैक्स? अगर उसे सच में कुछ पता हुआ तो। और आखिर हम यहाँ इसीलिए तो आए थे ताकि हमें उसके बारे में कुछ पता चले। हो सकता है वो उसे जानता हो। ठीक है, तो बैठिए आप भी हमारे साथ। बताइए, क्या जानते हैं आप उसके बारे में? उससे पहले मुझे बताओ कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, सच कहें तो। सिर्फ सैमुअल ही है जिसने उसे देखा है और कुछ वक्त उसके साथ बिता के आया है। ओह, तो मिस्टर सैमुअल, इतने दिन में आपने क्या देखा? मैं उसे ज़्यादा जानता नहीं था। उसने मुझे नौकरी के सिलसिले में बुलाया था। उसने कहा था कि वो मुझे एक नौकरी देगा और उसके लिए अच्छी सैलरी देगा। मैं इसलिए वहाँ गया था, पर उसने मुझे कैद करके रखा वहाँ, और मुझे कुछ ऐसा दिखा जो अजीब था।
क्या दिखा आपको वहाँ? मैंने उसे किसी जानवर का खून पीते हुए देखा। जानवरों का खून? ये तो बहुत छोटी सी बात है मिस्टर सैमुअल, आप इतना ही देखकर घबरा गए। क्या होगा जब वो आपके इस पूरे गांव को ही ख़त्म कर देगा? गांव को ख़त्म कर देगा? हाँ, वो यहाँ इसीलिए तो आया है। हमारे गांव से उसे क्या लेना देना? उसे कुछ लेना देना नहीं है तुमसे और तुम्हारे गांव से और यहाँ के लोगों से, जैसे बाकी गांवों से नहीं था। वो ढूंढता है ऐसे गांवों को जो शहरी इलाके से या फिर आबादी वाले इलाकों से थोड़ा हटकर अलग थलग होते हैं, ताकि वो वहाँ के लोगों का आराम से शिकार कर सके। वो छुप कर वहाँ रहता है और जब तक वहाँ की आबादी ख़त्म ना हो जाए या फिर वहाँ का एक एक इंसान गांव छोड़कर भाग न जाए, तब तक वो वहाँ अपना डेरा जमाए रखता है और कुछ लोगों को अपने साथ भी ले जाता है। इंसानी खून उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, तो वो इसलिए आया है। हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है वो इसीलिए एक गांव से दूसरे गांव भटकता फिरता है। इससे पहले भी वो कई गांव उजाड़ चुका है। यहाँ के लोग या तो यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे या फिर उसके शिकार हो जाएंगे। एक भी इंसान नहीं छूटेगा और इसीलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, पर हर बार वो मुझसे बच निकलता है। पर इस बार नहीं छोड़ूंगा। पर वो है कौन? वैम्पायर? ये चीज़ें सच में नहीं होती हैं। पर तुमने जो देखा वो तो सच था ना सैमुअल? हाँ, तो बस फिर सारी बहस यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे बताओ कि तुम लोग क्या जानना चाहते हो? हम जानना चाहते हैं कि उसकी क्या कमज़ोरी है, हम उसे किस तरह हरा सकते हैं। वैसे तुम लोग का जज्बा काफ़ी अच्छा है, पर वो तुम्हारे मुकाबले बहुत मजबूत है। तुम उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और रही बात कमज़ोरियों की, तो उसकी एक नहीं कई कमज़ोरियाँ हैं, पर वो इतना चालाक है कि तुम्हें उस पर उनकी कमज़ोरियाँ आजमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। पर उसकी कमज़ोरियाँ हैं क्या? बहुत सी हैं। वो धूप से डरता है, वो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकता, वो जल जाएगा। चांदी उसे ज़रा भी रास नहीं आती। चांदी छूते ही उसका शरीर जलने लगता है। लहसुन की गंध, क्रॉस और भी ऐसी ही कुछ चीज़ें। तो अगर ख़ुद को बचाना चाहो तो इनमें से कुछ भी अपने साथ लेकर चलना, चाहे वो एक चांदी का लॉकेट हो या फिर एक गार्लिक या फिर एक क्रॉस हो। वो इन्हीं चीज़ों से डरता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इसे सूरज की रोशनी में बाहर ले जा पाओगे, तो ये नामुमकिन है। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। तो उसे हराएंगे कैसे? मैं पिछले 50 सालों से खुद यही कोशिश कर रहा हूँ। 50 सालों से? पर उसकी तो इतनी उम्र भी नहीं लगती। वो इसलिए कि वो अमर है। तो उसे मारेंगे कैसे? उसे मारने का भी एक तरीका है, जिस तरह उसे बनाने का तरीका है, जो मेरे पिता ने ढूंढा था। मेरे पिता ने ही उसे बनाया था जो वो आज है। और मेरे ही पिता ने मुझे भी इस लायक बनाया कि मैं उसका मुकाबला कर सकूं। मैं अमर तो नहीं हूं, पर फ़िलहाल के लिए मेरी उम्र इंसानों की तरह नहीं बढ़ती। पर तुम भी तो एक इंसान हो। काश कि होता, पर उस हादसे के बाद से नहीं, मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। आज से तकरीबन 100 साल पहले एक राजा हुआ करता था। उसका नाम ग्रेडन थॉर था। ग्रेडन थॉर बहुत नामी गिरामी राजा था, पर उससे भी बड़ा उसका एक दुश्मन पैदा हो गया था, जिससे हारने का खतरा उसे बार बार लगा रहता था। एक बार उन दोनों के बीच युद्ध हुआ और ग्रेडन हार गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसका परिवार, उसके बीवी बच्चे, सब कुछ। और उसके बाद उसने खुद को एक ऐसी शक्ति में बदलने का निर्णय लिया जो उसके लिए किसी शाप से कम साबित नहीं हुई। हाँ, ये ग्रेडन ही है जो वैम्पायर बनकर इधर उधर भटकता फिर रहा है। उससे मेरे पिता मिले थे।
वो उसी के राज्य का एक हिस्सा थे। हम बाकी लोगों से बहुत अलग थे। हम बंजारे थे, पर मेरे पिता को वो जगह बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो अपने झुंड से अलग हुए और हमने वहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी जादू और ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते थे और वो ऐसी चीज़ें कर भी लिया करते थे। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। सालों साल लगे थे उन्हें ये करने में। वो जब हार गया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तब वो मेरे पिता के पास गया। वो जानता था उनके बारे में और वैसी चीज़ों पर विश्वास भी करने लग गया था। वो उनके पास गया और उसने उनसे प्रार्थना की कि वो किसी तरह उसे अमर कर दे और इतना शक्तिशाली बना दे कि कोई भी उसे हरा ना सके। और उसके बाद मेरे पिता ने उसे यही तरीका सुझाया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वैम्पायर बनने के बाद वो एक शैतान में बदल जाएगा। ये जानने के बाद वो इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा, पर वो इसके लिए राज़ी हो गया। बदले में मेरे पिता ने उससे कुछ चीज़ें मांगी और उसने वो उन्हें दी। और फिर मेरे पिता ने उसे एक वैम्पायर में बदलने की कोशिश की। मेरे पिता एक अनुष्ठान जानते थे जिससे वैम्पायर्स को बुलाया जा सकता था दुनिया के किसी भी कोने से, अगर वो सच में थे। और मेरे पिता ने उस रात ऐसा ही किया। उन्होंने एक वैम्पायर को बुलाया। उस वैम्पायर ने ग्रेडन पर हमला कर दिया। जब ग्रेडन उसकी गिरफ्त में था और तकरीबन मरने ही वाला था, तभी मेरे पिता ने उस वैम्पायर के ऊपर हॉली वाटर छिड़क कर उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद वो दोबारा नज़र नहीं आया। पर ग्रेडन अब एक नया वैम्पायर बनने जा रहा था। धीरे धीरे वो बदलने लग गया और अगली रात से ही वो एक वैम्पायर में बदल गया। उसे चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा, पर उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारनी शुरू कर दी। मेरे पिता, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैं मानता हूँ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उनकी गलती को सुधारने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पर तुम एक इंसान से अलग कैसे हो? इसकी भी एक कहानी है, पर वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा। नहीं, हमें अभी सुनना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास भी वक्त की कोई कमी नहीं है। तो सुनो, मैं जब पैदा हुआ था, मैं बीमार रहता था। आम बच्चों की तरह दौड़ भाग खेल कूद करने पर मेरी सांसें फूल जाती थी और दिल जोरों से धड़कने लगता था। बड़ा होते होते ये परेशानी और बढ़ गई, और जब मैं 14 साल का था, तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे परिवार को यकीन हो गया कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। और ऐसा ही हुआ, मेरी मौत हो गई। पर तुम तो हमारे सामने ज़िंदा बैठे हो। मिस्टर, सब्र रखिए, आगे की बात तो सुनिए। जब मैं मर गया था, तब माँ बताती हैं कि पिताजी ने कोई अनुष्ठान किया था। उन्होंने अपने खून का एक हिस्सा, माँ की एक उंगली और कब्रिस्तान के मुर्दे की एक हड्डी और एक शेर का दांत, इन सभी चीज़ों को एक साथ लाकर पता नहीं कौन सा अनुष्ठान किया था। पर सब कहते हैं उसके बाद मैं वापस जिंदा हो गया था, और तब से अब तक ऐसा ही हूँ। तो तुम्हारे पिता, वो अब गुजर चुके हैं कई सालों पहले। काश कि वो होते। अगर वो होते तो मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इस तरह के अनुष्ठानों को करने में माहिर थे। हो सकता है वो किसी अनुष्ठान से उसे खुद बुला लेते, जैसे उन्होंने सालों पहले एक दूसरे वैम्पायर को बुलाया था। पर नहीं, वो नहीं है यहाँ, और मैं नहीं जानता कि वो अनुष्ठान कैसे करते हैं। और इसलिए मेरे पास एक ही तरीका है इसे ख़त्म करने का। मैं उसे ढूंढूंगा, और जहाँ भी वो मुझे मिल जाएगा, मैं उसे मार डालूंगा। अगर तुम सच कह रहे हो और तुम पर भरोसा कर सकते हैं, तो
तो चाहो तो तुम हमारे घर रह सकते हो। नहीं, शुक्रिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर आप वहाँ रहें तो हो सकता है आपको। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं रेगुलर आप सभी के लिए इसी तरह नई और बेहतरीन वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।